हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डीएलएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2015 से लेकर आज तक आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने उन्हें हैंड रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करके रखा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये बहुत ही इजी वे में मैंने नोट्स बनाए हैं, एक बार पढ़ने के बाद ही सबको लर्न हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। ब्लूम कौन थे? ब्लूम का पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। तो बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया। वो 3 भाग कौन से थे? पहला था संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। अब इन तीनों पक्षों के उद्देश्यों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। तो इसका संबंध किससे है? मानसिक क्रियाओं से है। संज्ञान देख के ही हमें प्याजे याद आ गए। प्याजे की थ्योरी किससे रिलेटेड थी? हमारे माइंड से तो रिलेटेड थी। तो संज्ञान मतलब मानसिक क्रियाएं। इनको 6 भागों में विभाजित किया, मतलब जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको इन्होंने फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। और ये जो 6 भाग है वो नीचे से ऊपर की ओर वर्क करते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है समझ, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। भावात्मक रूप से जुड़ी सभी क्रिया इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, किसी से घृणा करना हो गया, खुशी हो गई, उत्साह हो गया आदि। अब आता है क्रियात्मक पक्ष। तो सभी शारीरिक गतिविधियां और मोटर कौशल इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारा कूदना, दौड़ना, भागना, चलना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रियात्मक पक्ष के। आई होप आपको ये ब्लूम की थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी और कितने पक्ष थे वो भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो हम सबको पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता का मतलब है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस। कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते। ठीक है, कोई भी 2 व्यक्ति कभी भी समान नहीं होंगे। उनमें किन किन आधारों पर विभिन्नता पाई जाएंगी? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक आधार पर भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ तक कि 2 जुड़वा जो बालक होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। यही क्या कहलाती है? यही हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार जो थे मैंने उसका एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना दिया है। सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक। देखो, स्किनर ने इस व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में एक डेफिनेशन भी दी है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसका हम मापन कर सकते हैं। मापन मीन्स मेजर कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो है वंशानुगत गुण, दूसरा है अर्जित गुण। वंशानुगत गुण क्या होता है? जो हमें अपने माता पिता द्वारा मिलता है। अर्जित गुण क्या होता है? जो हम अपने समाज में क्रिया करके अर्जित करते हैं। तो वंशानुगत गुण में आ गया बुद्धि, हमारी शारीरिक बनावट कैसी होगी, हम गोरे होंगे, काले होंगे, नाटे होंगे, छोटे से होंगे, बड़े होंगे। तो ये सब शारीरिक बनावट में आ गया। कोई विशिष्ट कौशल, सपोज दैट कोई बच्चा है जो बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो वो उसका क्या है? विशिष्ट कौशल है जो उसके जेनेटिक्स से उसे मिला है। लास्ट है लिंग। हमारा सेक्स क्या होगा? ये हमारा वंशानुगत क्रम ही डिसाइड करता है। अर्जित गुण में है समाज, भाषा, हम इंडिया में रह रहे तो हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? भाषा अपने जो हमारी सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये कैसा है? अर्जित गुण है। व्यवहार है, सीखने के तरीके हैं, तो ये सब क्या है? हमारे अर्जित गुण। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। तो सभी को समान अवसर की प्राप्ति, मतलब कि हर एक बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। तो हमें सभी को अवसर दे रहे हैं उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार, सो दैट जो उनकी मानसिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। नेक्स्ट है सामग्री का एकीकरण
उसके बाद है विभेदी अनुदेशन। मैंने बताया ना कि सब में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं है, तो हमें विभिन्न विभिन्न अनुदेशन देने, लाइक हमें विभिन्न विभिन्न टीचिंग मेथड्स का यूज करना है, सामग्री का यूज करना है, सो डेट सब बच्चे इन्वॉल्व हो सके, सब बच्चों की अच्छे से अधिगम हो सके। खेल विधि की आवश्यकता तथा महत्व। खेल विधि क्या होती है कि जब बच्चा खेल खेल के माध्यम से अधिगम करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, खेल विधि। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक की शिक्षा प्रदान करने की विधियों में से खेल विधि सबसे उपयोगी विधि है। प्राथमिक स्तर का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके लिए किस विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए, खेल विधि द्वारा। क्योंकि खेल खेल में वो उसे पता ही लगता है कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीख जाता है। इस विधि में बालक खेल के माध्यम से अधिगम प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा अधिगम की प्रक्रिया रुचिकर व मनोरंजक बनती है। अभी कोई हमें खेल खिलाने लगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, तो बच्चों के लिए तो और अच्छा लगता होगा ये सब चीजें। भाषा शिक्षण के लिए यह बहुत अच्छी उपयोगी विधि है, ठीक है। भाषा शिक्षण के लिए कैसे, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में बातचीत भी करेंगे, तो क्या होगा उन्हें भाषा के प्रयोग के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, तो भाषा शिक्षण भी अच्छा होगा। इस विधि द्वारा प्राप्त शिक्षण अधिक प्रभावशाली व स्थायी रहता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि स्वयं अपनी गतिविधि द्वारा सीखता है, और जो बच्चा खुद करके सीखा हुआ होता है वो बहुत लंबे टाइम तक उसके संग रहता है। खेल विधि में बालक के मानसिक व शारीरिक दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, ठीक है। खेल रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तो शारीरिक पक्ष शामिल हो गया, लेकिन मानसिक पक्ष कैसे शामिल है, हम बच्चों को खेल खिलाते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं के थ्रू तो करते हैं। सपोज डेट हम बच्चों को कलर वाला गेम खिला रहे हैं, हमने कहा बेटा येलो कलर पकड़ के आओ, उसे छू के आओ, येलो कलर को जाते हैं फटाफट से येलो कलर टच कर लेते हैं, कैसे कर रहे हैं, मानसिक क्रिया के द्वारा। खेल विधि का एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है। खेल विधि कैसी होती है, बाल केंद्रित होती है, स्वयं शिक्षा में सहायक होती है, बच्चे स्वयं अपनी शिक्षा खुद से करते हैं, अपने खेल करते हैं, खुद सीखते हैं। क्रिया पर आधारित होते हैं, बच्चे हाथ पैर खुद चलाते हैं तो क्रिया पर आधारित होती है। सीखना दैनिक रूप से हो जाता है, क्योंकि बच्चे एक बार से पढ़ाई से बोर सकते हैं, लेकिन खेलने से कभी बोर नहीं होते, उन्हें कभी खेलना भूलते नहीं है वो। तो अब खेल के आधार पर हम सिखा रहे हैं तो रोज सीखेंगे भी वो। आत्म अनुशासन का विकास होता है, मतलब कि बच्चे क्या होते हैं कि खुद अनुशासन में रहते हैं। सरल व रुचिकर अधिगम होता है, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, और बालक का सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनका सामाजिक विकास हो गया खुद से। नेक्स्ट है विधि और प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विधि और प्रविधि में हमें अंतर बताना है। तो विधि का अपना व्यापक रूप होता है, जबकि प्रविधि जो होती है वो विधि का ही एक अंश होती है, ठीक है। विधि का अपना अस्तित्व होता है, लेकिन प्रविधि का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो विधि पर निर्भर करती है। विधि की एक सामान्य संरचना होती है, जबकि प्रविधि विधि की संरचना पर ही निर्भर करती है। शिक्षा कार्य करते समय एक बार में समानतः एक ही विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन शिक्षण करते समय हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रविधियों का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए, ठीक है। कंप्यूटर का तो हर एक क्षेत्र में उपयोग है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा शिक्षक छात्र से संबंधित समस्त आंकड़ों, सूचनाओं और डाटा को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कंप्यूटर के माध्यम से जटिल समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है कि किसी भी समस्या को 2 सेकंड्स में, 2 मिनट्स में सॉल्व करके दे देता है, जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा देर लग सकती है, तो उसे वो फटाफट सॉल्व करके दे देता है। कंप्यूटर पर बच्चों को अनुक्रिया करने के हमें अवसर देने चाहिए, सो दैट बच्चे भी समझ सके किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, उन्हें अपनी समस्याओं का हल किस तरीके से कंप्यूटर से लेना है, तो वो इन सब चीजों को समझ सकें। कंप्यूटर पर आंकड़ों व सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम किसी भी सूचनाओं को, आंकड़ों को हम फिजिकल रूप में रखेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद वो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ कीड़े भी लग सकते हैं, नमी भी आ सकती है, और पेपर के भी एक लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, तो वो खराब हो सकती है। लेकिन हम जब कंप्यूटर पे उसे संग्रहित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं।
कंप्यूटर द्वारा अधिगम को रुचिकर व आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसके थ्रू हम अपने अधिगम को क्या रुचिकर और आसान बना सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा शिक्षक छात्रों के रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। कंप्यूटर पर छात्रों का पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे उनने क्या अचीवमेंट की हैं, क्या उनके फेलियर हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, तो उन सब का एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। शैक्षणिक सीडी की सहायता से कंप्यूटर किसी भी विषय को आकर्षक तरीके से समझा सकता है, वैज्ञानिक आरेख बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। सहभागी शिक्षण क्या ऐसा शिक्षण होता है जिसमें छात्र व शिक्षक दोनों क्रियाशील होकर भाग लेते हैं, सहभागी शिक्षक कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, छात्रों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो सक्रिय होते हैं, खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वो सक्रिय होंगे तो उनका मानसिक पक्ष भी जुड़ा हुआ होगा, शारीरिक पक्ष भी जुड़ा हुआ होगा और सामाजिक पक्ष भी जुड़ा हुआ होगा। कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होता है। शिक्षक व छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। छात्रों में रचनात्मक, तार्किक, चिंतन, मनन आदि विकास को सुनिश्चित करता है। सीखने की प्रक्रिया को आसान व बोधगम्य बनाता है। बोधगम्य का मीन्स क्या है, वो उसके मीनिंग को समझ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि वो रटंत विद्या कर रहे हैं, वो उसको समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रियाशील है, साथ ही साथ शिक्षक भी क्रियाशील है। 4 चीजें शिक्षक करके दिखा रहा है, 4 चीजें बच्चे करके दिखा रहा है, तो अधिगम हो गया, नहीं हो गया? अच्छा और आसान और बोधगम्य। छात्रों की अंतर्निहित शक्ति का विकास करता है, क्योंकि छात्र अब क्या है, क्रियाशील है। अब उसके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो उनका अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, उनको अच्छे से बाहर दिखा पाता है। ठीक है। छात्रों के लिए कक्षा के वातावरण को रुचिकर और आनंदमय बनाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो तो अपने खुद की क्रियाओं द्वारा सीख रहा है और टीचर भी क्रियाशील है। यहाँ मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है सहभागी शिक्षण का। तो शिक्षण की सुविधाओं, अधिगम व ज्ञान के में समन्वय स्थापित करता है। छात्र व शिक्षक की क्रियाशीलता, अधिगम को रुचिकर व आनंदमय बनाना, कक्षा का सहयोगात्मक वातावरण होता है, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो जो भी पॉइंट अभी मैंने पीछे डिस्कस किए थे उसी को बस एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने प्रदर्शित कर दिया। इससे क्या होता है कि आंसर जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और जब एग्जाम में हम आंसर लिखने बैठते हैं ना, तो ये जल्दी से हमारी कॉपी को फिलअप कर देता है, और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उसको चेक करने में भी अच्छा लगता होगा कि एकदम उसे सामने ले जाते हैं क्या क्या की पॉइंट है यहाँ पे। शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। तो व्याख्यान प्रविधि क्या होती है? किसी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान प्रविधि कहते हैं। अब व्याख्यान विधि क्या होती है कि कम समय में अधिक ज्ञान, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक बोल रहा होता है और छात्र सुन रहे होते हैं, तो शिक्षक बोल 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 के जल्दी बच्चों को ज्ञान दे देगा, तो कम समय में ज्यादा ज्ञान दे दिया उन्होंने। अधिक संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो रोल होता है ना वो शिक्षक का होता है। छात्र जो होते हैं वो आराम से अपने बैठे हुए होते हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो कितने भी बच्चे बैठे हुए हों और शिक्षक को बोलना ही है, तो वो 4 बच्चों के लिए जैसे बोलेगा वैसे ही वो 10 बच्चों के लिए बोलेगा, तो अधिक संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोगी हो जाएगा। छात्र ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करते हैं। अब जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है वो उसको किस तरीके से सारांश से प्रस्तुत करेंगे? तो व्याख्या करके तो करेंगे। पूर्व ज्ञान की जांच व पुनरावृत्ति उच्च शिक्षा में उपयोगी होती है, क्योंकि हमें उच्च शिक्षा में बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो वो किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं? व्याख्या विधि द्वारा। पाठ्यक्रम को सीमित समय में समाप्त कर सकते हैं इसके थ्रू हम। अब आते हैं व्याख्या विधि के पद। तो शिक्षक द्वारा योजना बनाना, पहले इसमें शिक्षक योजना बनाता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण और व्याख्या करता है, और लास्ट में क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय रूप से सुनते जाते हैं। तो इसमें ज्यादातर रोल किसका होता है? टीचर का होता है। तो अब तो आप ये कहेंगे कि ये शिक्षक की जो व्याख्या विधि होती है वो कितनी ज्यादा बोरिंग है, स्टूडेंट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, टीचर ही बोला पड़ा है, टीचर ही अपनी योजना बना के ला रहा है। तो हमें व्याख्या विधि को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि वो बोरिंग ना बने। तो किस तरीके से प्लान करना चाहिए? देखो, व्याख्या विधि को मनोरंजक व रुचिकर बनाने के लिए चार्ट, मॉडल, तुलना आदि का हमें समावेश करना चाहिए। ठीक है। व्याख्या विधि के उद्देश्य को पूर्व भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य को लेकर व्याख्या देनी है। छात्रों द्वारा
प्राप्त अधिगम की जांच के लिए बीच बीच में हमें रुचिकर प्रश्न पूछते रहना चाहिए, सो दैट बच्चे भी एकदम बोरिंग फील ना करें और उन्हें भी लगे कि टीचर कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा। हमें एकदम अटेंटिव रहना है, हमें सुनना है कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर हमें। व्याख्या की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। व्याख्या इस तरह अनुकूल होना चाहिए, मतलब जिस क्लास का बच्चा है उसकी परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए हमें उसे शिक्षण देना है। शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र क्या होता है? शिक्षा में मानचित्र बहुत उपयोगी है। मानचित्र पृथ्वी या पृथ्वी के किसी एक भाग का एक मापनी के आधार पर बना दृश्य चित्र होता है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग का भ्रमण कर पाना संभव नहीं है, इसलिए छात्रों को मानचित्र के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न भागों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम एक मानचित्र को क्लास में लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को कक्षा कक्ष में लाया जा सकता है, मतलब ले आया जाता है जब उसको क्लास में लाया जाता है मानचित्र को। मानचित्र क्या होते हैं? संसार के विभिन्न क्षेत्रों की आकृति व विस्तार का ज्ञान कराते हैं। विभिन्न स्थानों की जलवायु, स्थलाकृति व विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं। पृथ्वी का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है मानचित्र के थ्रू। वरना इतनी बड़ी पृथ्वी का हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे? हम भ्रमण तो कर नहीं सकते, हर जगह हम जाके घूम तो सकते नहीं है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं आराम से। चार्ट क्या है? इसका उपयोग संक्षेपीकरण करने, दृश्य सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम से संबंधित चार्ट का निर्माण करता है। चार्ट क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। अधिगम बिंदु का प्रस्तुतिकरण व सारांश की प्राप्ति, छात्रों की आलोचनात्मक शक्ति का विकास करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मानचित्र और चार्ट का हमारी शिक्षा में किस तरीके से उपयोग किया जाता है। संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण के प्रकारों को पढ़ने से पहले तो जरूरी ये है कि हम ये जान लें कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो जो व्यक्ति जो होता है अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का, अपने तथ्यों का आदान प्रदान जो करता है ना, उसी हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के प्रकार, तो संप्रेषण 3 प्रकार का होता है। पहला है मौखिक संप्रेषण, दूसरा है लिखित संप्रेषण और चौथा है गैर शाब्दिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या है? ऐसा संप्रेषण जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे के सामने रहकर बोलकर किया जाता है, तो वही क्या हो गया? मौखिक संप्रेषण। मतलब हम बोल बोल के कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कौन सा संप्रेषण कर रही हूँ? बोल बोल के कर रही हूँ, तो ये हो गया मौखिक संप्रेषण। दूसरा है लिखित संप्रेषण। ये जो भी मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, तो ये अगर केवल आप इन्हें पढ़े, मेरी वॉइस को म्यूट कर दे, तो ये कौन सा हो गया? लिखित संप्रेषण। जब लिखित रूप से जानकारी व डाटा का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं, जैसे कि पत्र हो गए, निबंध हो गए आदि। लिखित संप्रेषण के कुछ टाइप है, जैसे कि औपचारिक पत्र, अधोमुखी पत्र, ऊर्ध्वमुखी पत्र और क्षैतिज पत्र। गैर शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जब संप्रेषण केवल चिन्हों व दृश्य सामग्री द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गैर शाब्दिक। ना तो इसमें बोला जा रहा है ना इसमें लिखा जा रहा है, केवल चिन्हों के थ्रू हम समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि सिग्नल की लाइट होती है, वो क्या होती है? जब वो ग्रीन होती है तो वो बोलती तो नहीं है गो गो गो, हम देखते हैं कि ग्रीन होगी हम चले जाते हैं। वो जब रेड होती है पता है कि अरे हमें रुकना है, स्टॉप होना है। तो ये सब क्या है? सिग्नल ही तो है। यहाँ पे मैंने संप्रेषण के घटक लिख रखे हैं, ये आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ लिख दिए। तो क्या है? प्रेरक है, वक्ता है, सूचना है और ग्राही है। तो ये 3 ही तो घटक होंगे। एक तो क्या है? हमें एक बोलने वाला चाहिए, एक दूसरा हमें सुनने वाला चाहिए, और अगर हम बोलेंगे और सुनने वाला भी हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या बोलना है तो वो क्या है? हमारी सूचना है। ठीक है, तो ये 3 घटक है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत मीन्स करके सीखना। क्रियाशीलता में बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार होता है। वह अपनी क्रिया द्वारा अधिगम करता है, मतलब खुद वर्क करता है और खुद सीखता है। ये बाल केंद्रित विधि है, ठीक है, क्योंकि बालक क्रिया करके सीख रहा है तो बालक किसमें है? केंद्र में है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया द्वारा होता है। इसमें बालक को आत्मनिरीक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। बालक की अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है। मानसिक व शारीरिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं।
और आत्मानुशासन होता है, मतलब खुद अपना अनुशासन करता है। देखो फ्लोवेल ने क्या कहा है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। वो कह रहे हैं कि बालक जब खुद से काम करते हैं तो वो सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं, और जो क्रिया करके सीखते हैं वो कैसा सीखना है, एक स्थायी सीखना है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? BM शोर ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रवृत्ति है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया इस तरीके से होती है, सूक्ष्म शिक्षण को मतलब कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 36 मिनट लगते हैं। देखिए, इसको साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। देखो, सूक्ष्म शिक्षण में ऐसा होता है कि एक शिक्षक का प्रशिक्षण करने के लिए, मतलब एक टीचर को टीचिंग की ट्रेनिंग देने के लिए जब हम लाइक BEd या DLEd करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण का आयोजन कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी क्लासेस का निर्माण किया जाता है कि एक क्लास में 15 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, मतलब बहुत थोड़े थोड़े बच्चे होते हैं, 10 से 12 बच्चे होते हैं एक क्लास में। और जो शिक्षण का कार्य कराया जाता है वो 5 से 7 मिनट का कराया जाता है, और उसमें केवल एक कौशल को हमें से पढ़वाया जाता है, तो ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसकी एक साइकिल होती है, पहले पाठ योजना तैयार करना, ये पाठ योजना एक शिक्षक अपने घर से बना के लाता है। दूसरा है शिक्षण कार्य करना, वही 5 से 10 बच्चों की क्लास होगी, उसमें हम शिक्षण कार्य करेंगे, 6 मिनट का होगा। फिर हमें प्रतिपुष्टि मिलती है। लाइक प्रतिपुष्टि क्या होता है कि हमारे जैसे जो 5 से 10 बच्चों की क्लास है उसमें लास्ट बेंच पे क्या होते हैं, हमारे टीचर बैठे हुए होते हैं, तो वो हमें देख रहे होते हैं टीचिंग करते हुए। तो जो भी हमारे निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो हमें बताते हैं 6 मिनट के अंदर। फिर हम उन निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठ योजना तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें कितने मिनट मिलते हैं, 12 मिनट मिलते हैं। फिर हम पुनः शिक्षण कार्य करते हैं, फिर हमें 6 मिनट मिलते हैं। फिर सेम होता है कि वो टीचर जो होते हैं वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए हमको एग्जामिन कर रहे होते हैं, फिर वो पुनः हमें प्रतिपुष्टि देते हैं 30, वो भी 6 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से साइकिल को कंप्लीट करने में कितने मिनट लिखे, 36 मिनट। तो यही साइकिल पूछी थी और यही सब कुछ लिखा है, पाठ योजना बनाना। तो ये मतलब क्या, अपने घर से बना के लाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे किस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए। जो प्रस्तावना प्रश्न हो वो छात्रों की पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और इस तरीके से हो कि छात्रों को जो टॉपिक निकालना है, हमें जो प्रकरण निकालना है, वो छात्र खुद बताएगा कि हमें आज ये पढ़ाना है। फिर शिक्षण कार्य करते हैं, तो 5 से 10 छात्र होते हैं क्लास में, 6 से 12 मिनट के लिए हम काम करते हैं, मतलब शिक्षण का कार्य करते हैं, कोई एक कौशल को पढ़ाते हैं हम। फिर प्रतिपुष्टि, मतलब कि जो हमें एग्जामिन कर रहे टीचर होते हैं वो हमें प्रतिपुष्टि देते हैं। प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में हम फीडबैक कहते हैं। फिर हम जो प्रतिपुष्टि मिलती है, हमारा फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम पुनः पाठ योजना बनाते हैं, फिर पुनः शिक्षण का कार्य करते हैं, फिर हम पुनः प्रतिपुष्टि पाते हैं। इस तरीके से हमारी सूक्ष्म शिक्षा की जो साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत है? तो स्किनर कहते हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा नेशनल राजमार्ग की तरह काम करती है। मतलब कि अगर हमें अच्छे से अधिगम करना है, अच्छे से हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमें अभिप्रेरणा हो। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, और मोटिवेशन का अर्थ क्या है, आवश्यकता, नीड। अभिप्रेरणा किससे रिलेटेड है, नीड से रिलेटेड है। अभी अगर हमें किसी चीज की नीड होगी तो उसके लिए हम वर्क करेंगे। वर्क करने का मतलब है हम अभिप्रेरित है उसके लिए, ठीक है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसमें लगे रहते हैं और अंत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये अभिप्रेरणा की मतलब कि अभिप्रेरणा की साइकिल है। आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न हुई, फिर प्रणोद हुआ, प्रणोद से उत्तेजना हुई, फिर लक्ष्य उन्मुख व्यवहार किया, मतलब हमें जो भी हमें एम है हमारा, उसके लिए जो भी हमें वर्क करना है। जैसे कि अगर हमारा अभी DLED में अच्छे नंबर लाना हमारा एम है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वो हमारा एम है। तो हम वो व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए, क्या, पढ़ाई करने का। फिर आता है लक्ष्य की प्राप्ति। फिर हम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है जब हमें, फिर हम क्या करते हैं, उत्तेजना में हमारी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर आते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के ये 2 सिद्धांत मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसका ये जो सिद्धांत था वो मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे अंदर 14 मूल संवेग होते हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां होती है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 मूल संवेगों का
निर्माण होता है, और ये मूल संवेग होते हैं, यही हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। फिर आता है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है वो आवश्यकता से आती है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता रहती है तब तक हम उस चीज के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब कि अभिप्रेरित रहते हैं। और जब हमें उस चीज की आवश्यकता खत्म हो जाती है, जब हम उस चीज की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हमारी मोटिवेशन जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम आत्म सिद्धि की स्टेज पे आ जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब कि चाहे हमारी कोई आवश्यकता हो या ना हो, हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा हम कार्य करते रहते हैं। तो ये इनका हायरार्की थ्योरी है। ये रही इनकी सबसे नीचे हमें शारीरिक अवस्था, लाइक हमें अपने शारीरिक अवस्था क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। फिर आती सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब रोटी कपड़ा मिल गया, आप सुरक्षा चाहिए, हमें घर चाहिए। फिर हमें प्यार की आवश्यकता चाहिए। फिर हम चाहते हैं हमारा समाज में सम्मान भी हो, तो सम्मान की आवश्यकता। सबसे ऊपर वाला पोजीशन जो है वो है आत्मसिद्धि। अब अगर हम इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। हमें ये जो भौतिक वातावरण है ना, जो दुनिया की चीजें हैं, उनसे मतलब नहीं रहेगा, हम अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। फिर है आपेक्षिक अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो आपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है, आपेक्षित प्लस अधिगम प्लस स्तर। आपेक्षित का मीन क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। अधिगम का मीन क्या है, जो हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है उसको व्यावहारिक रूप से किस तरीके से प्रयोग करना है। तो अधिगम होता क्या, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही तो हम अधिगम कहते हैं। स्तर का मीन है उपलब्धि का स्तर। आपेक्षिक अधिगम स्तर के अंतर्गत उन सभी व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अवलोकन किया जा सकता है। अगर मैं आपेक्षिक अधिगम स्तर के अर्थ की बात करूं तो प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। ये होता है कि जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उससे मैं ये एक्सेप्ट करूंगा, मुझे उससे ये उम्मीद होगी कि उस बच्चे को 2 का टेबल लर्न होगा, 3 का टेबल लर्न होगा, 4 का टेबल लर्न होगा, लाइक 10 तक तो उसे टेबल लर्न होंगे, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख गया होगा। तो उसकी जो न्यूनतम दक्षताएं हैं वो उसको प्राप्त करनी ही करनी है, ठीक है। तो यही होता है अपेक्षित अधिगम स्तर। नेक्स्ट है कि उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है। एक उत्तम शिक्षण कैसे एक उत्तम शिक्षण होता है वो जानेंगे, कैसे क्या क्या उसकी विशेषता है। तो एक उत्तम शिक्षण को गतिविधि पर आधारित होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। वो नए ज्ञान का निर्माण बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। शिक्षण कार्यों में शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय भागीदार होने चाहिए, मतलब कि सहभागी शिक्षण होना चाहिए। शुद्ध जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर उससे गलत सलत बच्चे को पढ़ाया नॉलेज पढ़ाए तो मतलब हमें शुद्ध ज्ञान देना है बच्चे को। कक्षा में प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, मतलब TLM का यूज करना चाहिए। कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण रुचिकर व मनोरंजक होना चाहिए। छात्रों को आत्मनिरीक्षण के अवसर प्राप्त करें। छात्रों में मूल व संस्कार पैदा करें। अब एक उत्तम शिक्षक का मैंने एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बना दिया है। यह है शिक्षण सीखना है, चयनित ज्ञान को प्रदान करना है। ये नहीं कि उसे हम इतना कुछ पढ़ाई करें, खत्म ही नहीं हो रही है इसकी पढ़ाई। हमें उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी परिपक्वता को देखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि उसको कौन कौन सी जानकारी देना अभी सही है, तो वही देनी है। गुणवत्ता पूर्वक हो, प्रगतिशील शिक्षण हो, स्पष्ट निर्देशन हो, प्रजातांत्रिक हो। प्रजातांत्रिक का मीन्स क्या है कि टीचर जो है वो डिक्टेटरशिप ना करे कि मेरी बात मानोगे, यही करोगे, मैंने कह दिया याद करना है तो याद करके आओगे, मैंने कहा अभी ये करना है तो वो चीजें ना हो। मतलब टीचर बच्चों की सुने, बच्चे टीचर की सुने। टीचर बच्चों की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के शिक्षण करे, ठीक है। वांछनीय सूचनाएं देना, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि छात्रों को क्या परेशानी, मतलब कि किस फील्ड में परेशानी है और क्यों परेशानी है, इसको हम पता कर लेते हैं। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, जब हम परेशानी को पता कर लेते हैं तो उसको हम किस तरीके से उसका हल करें, तो वो किस में आता है, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। शिक्षा में नियोजन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। तो नियोजन के सिद्धांत, नियोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक व छात्र दोनों ही
संपूर्ण संरचना, दोनों को ही संपूर्ण संरचना व संदर्भ प्रदान करता है। ठीक है, नियोजन क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, कक्षा कक्ष में आने से पूर्व शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रकरण पर पहले से चिंतन करना, उसकी पाठ योजना बनाना, उसके लिए सहायक सामग्री का निर्धारण करना, पुनरावृत्ति प्रश्न चुनना, मूल्यांकन की विधि का निर्धारण करना, ये सब करना, ताकि जो कक्षा कक्ष में जो शिक्षण का कार्य है वो कुशलता पूर्वक और अधिक प्रभावी ढंग से हो जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नियोजन करते हैं। मतलब पूरी योजना बनाना नियोजन कहलाता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छी तरीके से नियोजन करता है, ताकि कक्षा कक्ष में एक प्रभावी शिक्षण हो, बहुत अच्छा शिक्षण हो। शैक्षिक नियोजन, नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पूर्व व पश्चिम दोनों योजनाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये नियोजन द्वारा परिणातः व गुणात्मक दोनों प्रकार की उपलब्धि में वृद्धि होती है। तत्कालिक व कार्यकालिक दोनों प्रकार की योजनाओं का समावेश होता है। इसमें शैक्षिक समस्याओं में समाधान में सहायक होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। इस विधि में क्या होता है कि पहले किसी बच्चे को पूर्ण चीज का ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको उसके अंशों के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि ये क्या है, मैं बच्चों को बोलूंगी कॉपी, तो बच्चों के माइंड में कॉपी का एक चित्र बन जाएगा। फिर मैं कॉपी के अंदर उसे बताऊंगी ये क्या है? पेज है। ये बेटा क्या है? ये सब पेज है। और ये क्या है? ये है इसका फट्टा। ये क्या है? ये है इसका फट्टा। फिर यहाँ पे इसमें इंडेक्स नहीं बना हुआ है तो मैं बच्चों को बताऊंगी कि ये है इंडेक्स। मतलब पहले मैंने बच्चों को ये बता दिया कि कॉपी क्या है ना। तो बच्चों के माइंड में एक इमेज बन जाएगी, कॉपी ऐसी ऐसी होती है। फिर उसको धीरे धीरे उसके बारे में तोड़ के बताया कि इससे ऐसा, फिर ये इसमें पन्ने भी होते हैं, इसमें इंडेक्स भी होते हैं, इसके फट्टा भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में उसे बाद में बताना। तो इस विधि में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही उसके अंश का ज्ञान कराया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने पेड़ बोलने पर बालक के मस्तिष्क में पेड़ का चित्र बन जाता है, उसे पेड़ का ज्ञान प्राप्त है। इसी आधार पर पेड़ के विभिन्न भागों का ज्ञान कराया जाता है। इसी विधि द्वारा बालक को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण में यूज होती है ये। समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। समूह चर्चा विधि के क्या लाभ है वो लिखिए। समूह चर्चा विधि क्या है कि बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कक्षा के जितने भी छात्र होते हैं उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, समूह में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो आमने सामने बैठकर निश्चित विषय वस्तु पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समूह चर्चा विधि के क्या क्या लाभ है? संप्रेषण का विकास होता है, मतलब आपस में बातचीत करते हैं ना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, समस्या के समाधान की प्राप्ति होती है और भाषा विकास में सहायक भी है। समूह चर्चा विधि के लाभ। समूह चर्चा विधि के क्या क्या लाभ है? बालकों के मध्य सहयोगात्मक बालकों के मध्य सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। मतलब आपस में वो सहयोग करने लगते हैं, क्योंकि आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी वो करेंगे। बालकों के दृष्टिकोण का पर्याप्त विकास होता है। समस्या का हल सरलता से मिल जाता है। छात्रों की क्रियाशीलता होती है। बालक केंद्रित विधि है। रुचिकर व मनोरंजक विधि है, क्योंकि बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं तो कितने मजे आएगा उन लोग को। कक्षा की भागीदारी को बढ़ाता है। बच्चों को जो मनोरंजन आ रहा है तो कक्षा की भागीदारी ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ जाएगी। कक्षा शिक्षण करते अच्छे प्रश्न की विशेषताएं बताइए। मतलब कक्षा शिक्षण करने में एक अच्छा प्रश्न पत्र जो हम बनाते हैं उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्रश्न जो बनाते हैं हम, ये क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो प्रश्न का आकार ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। जो प्रश्न की भाषा है वो स्पष्ट, सरल व आसान होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालक के पूर्व ज्ञान व अर्जित ज्ञान की जांच करे। प्रश्न बालक के स्तर के अनुसार होने चाहिए, मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास के स्तर के अनुसार ही वो प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास करने वाले होने चाहिए।
प्रश्न छात्रों के विषय से संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि साइंस के विषय के तुमने क्वेश्चन बनाए हैं, बनाना चाह रहे थे और तुमने बना के रख दिए ऐसे क्वेश्चन कि वो पता नहीं मैथ के आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए। प्रश्न बालक का रचनात्मक विकास करने वाले होने चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति विकासात्मक होनी चाहिए। एक प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे क्या लिखना है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री होती क्या है? ऐसी सामग्री जिनको हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। संग संग ये दोनों काम हो रहे थे, जैसे कि टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, देखते भी हैं, उनसे आवाज भी आती है। तो बालकों को चिंतन प्रक्रिया का विकास करती है। तो बालकों की चिंतन प्रक्रिया का विकास करती हैं। पाठ की तथ्यात्मक सूचना को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। इसके भाषाई कौशल के विकास व दक्षता प्राप्त करने में सहायक, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना चीजों को, तो भाषा हमारी विकास हो रही है। इसमें छात्र की अधिकतम ज्ञानेंद्रियां शामिल होती हैं, इसलिए प्राप्त ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। नेक्स्ट है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। छात्रों मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री का एक मैंने छोटा सा फ्लोचार्ट बनाया है। छात्रों में रुचि को पैदा करता है, वह विकसित करता है। अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करता है। समय की बचत भी करता है। छात्रों की अधिक क्रियाशील बनाता है। फिर आता है पाठ्य सामग्री को दृश्य, सरल व बोधगम्य बनाता है। नेक्स्ट है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियां, ठीक है, यह प्रविधियां। तो पहली है मॉन्टेसरी प्रविधि, नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रविधि और नेक्स्ट है डाल्टन प्रविधि। तो मॉन्टेसरी जो प्रविधि है, इस प्रविधि की जन्मदाता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। इसमें क्या होता है, बालक को खेलने के लिए अनेक वस्तुएं दी जाती हैं, जिसके द्वारा वे सीखते हैं। नेक्स्ट प्रविधि है किंडरगार्टन विधि। इस विधि में शिक्षण के उद्देश्य, भाषा व अर्थग्रहण तीनों क्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। इसमें उन गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है जिसके खेलों द्वारा बालक का सबसे अच्छा विकास हो। मतलब इसमें उन खेलों को शामिल किया जाता है कि जिसके द्वारा बालक का सबसे अच्छा विकास हो सके, और उसमें उद्देश्य, भाषा और अर्थग्रहण ये तीनों क्रियाएं चल रही हो। डाल्टन विधि, इस विधि में बालकों की कार्य क्षमता के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और बालकों पर कोई भी समय सारणी या फिर कोई भी परीक्षा का बंधन नहीं होता। मतलब कि कोई ना तो टाइम टेबल होगा और ना ही कोई भी एग्जाम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। पहला तो डिफरेंस बहुत सरल है कि शिक्षण का केंद्र क्या होंगे? छात्र होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? शिक्षक होंगे। यहाँ जो बालक होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार होते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उसमें शिक्षण केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें क्या होते हैं, जो बालक होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया के निष्क्रिय भागीदार होते हैं। क्योंकि कौन क्रियाशील होता होगा यहाँ पे तो शिक्षक क्रियाशील होते होंगे। बालक स्वयं अपनी गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं तथा शिक्षक जो क्या होता है उनका सुविधादाता होता है। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस वो उनकी सुविधा कर देता है, उनको थोड़ी सी हेल्प दे देता है। शिक्षक व्याख्या जैसी परंपरागत विधियों का उपयोग कर छात्रों को ज्ञान देते हैं, जिसे छात्र निष्क्रिय होकर ग्रहण करते हैं। छात्रों की रुचि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण होता है, या शिक्षक की रुचि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण होता है। ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी ने कहा था कि जो एक बच्चा है वो एक छोटे से सीड की तरह है, एक छोटे से बीज की तरह है, जिसे अगर हम उचित वातावरण देंगे, एक अच्छा पोषण देंगे तो वो क्या होगा कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। वो खुद से ग्रो करेगा, बस तुम्हें थोड़ा सा उसे फैसिलिटेट करना है, एक अच्छा वातावरण देना है, ठीक है। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण के जो समर्थक है वो है जॉन लॉक।
उन्होंने ये कहा है कि जो बालक है ना वो एक कोरी स्लेट की तरह है। किसकी तरह है? कोरी स्लेट की तरह है कि उस पर जो लिखना चाहो वो लिख दो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्वलन का क्या महत्व है? तो पहले हम पढ़ेंगे पुनर्वलन कौशल का अर्थ। शिक्षक का वह व्यवहार जो शिक्षण क्रिया में छात्र के भाग लेने और प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रोत्साहन देता है, पुनर्वलन कहलाता है। पुनर्वलन क्या होता है? जैसे बच्चों को चॉकलेट दे दी या बच्चे ने कोई आंसर दिया तो हमने वेरी गुड बोल दिया उसे, तो ये सब क्या होता है? पुनर्वलन होता है। मतलब कि उसे हमने रीइंफोर्समेंट दे दिया कि भैया तुमने अच्छा काम किया, तुम अच्छे से पढ़ाई की तो हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं। तो स्किनर कहते हैं पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्रों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। तो शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व, छात्रों में विशेष सामग्री के प्रति रुचि का विकास होता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुकता जागृत होती है, छात्र व शिक्षक के मध्य मैत्री का भाव जागृत करती है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। यकीन नहीं को होगा। एक फ्लो चार्ट है पुनर्वलन का महत्व। उत्साह जागृत करना, आत्मविश्वास का विकास, जल्दी सीखते हैं, छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिक व मानसिक विकास भी होता है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व प्रशिक्षण में अंतर बताइए। शिक्षण लिखेंगे एक साइड और एक साइड हम क्या लिखेंगे? प्रशिक्षण। देखो शिक्षण क्या होता है? जो हमें आमतौर पर अपने स्कूल्स में मिलता है वो शिक्षण होता है। ठीक है। अब प्रशिक्षण क्या होता है कि जब थोड़े टाइम बाद हम जॉब पे जाते हैं अपने स्कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद, तो हमें एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी होती है कि इस मशीन को किस तरीके से चलाना है, तो वो क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। मतलब हमें व्यवसाय से रिलेटेड हमारे कोई भी कौशल को निखारना क्या है? प्रशिक्षण है। शिक्षण क्या है? शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं पर आधारित है, जबकि ये किस पर आधारित है? ये व्यवहारिक अवधारणाओं पर आधारित है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसका क्षेत्र क्या है? संकुचित होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है और इसमें केवल हमारे जो काम की चीजें हैं उनको देखना होता है बस। इसका मूल्यांकन समझ व उपयोग पर आधारित होता है, जबकि इसका मूल्यांकन क्या होता है? तुम्हारी कौशल में कितनी निपुणता है इस पर आधारित होता है। इसके विषय की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। मतलब कि ये क्या होता है कि इसमें विषय की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नौकरी विशिष्ट के लिए जो तुम्हें कौशल चाहिए होते हैं केवल उसी को कवर करता है। इसका आयोजन मूलतः शैक्षणिक संस्थानों में होता है और आमतौर पर इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? व्यावसायिक स्थानों में कराया जाता है। यह समझ व अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की ओर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह ध्यान केंद्रित करता है कि हमें किस कौशल की प्राप्ति करनी है, वो प्राप्ति सही से हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करता है। ये समझ व वैचारिक समझ पर जोर देता है, ये व्यवहारिक अनुप्रयोग पे जोर देता है। कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आई नहीं आई, तो मुझे किस तरीके से यूज कर रहे हो वो मुझे तुम करके दिखाओ। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करें। निदानात्मक शिक्षण के पश्चात, मतलब निदानात्मक शिक्षण क्या होता है कि इसमें बच्चे की कहाँ कमजोरियां आ रही हैं, क्यों आ रही है, क्या फील्ड है, तो उन सबको पता किया जाता है। तो निदानात्मक शिक्षण के पश्चात बालक की अधिगम संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के बाद उनका निवारण करने के लिए जो शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिन शिक्षा विधियों का यूज किया जाता है, उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण मूलतः शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। ये बालक को उसकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार प्रगति प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है। यह बालकों की कठिनाइयों को सतर्कता पूर्वक निवारण करती है, फिर उसकी आवश्यकताओं व रुचि के अनुसार उसे अधिगम कराती है। मतलब उन सब पे आधारित होती है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये ब्लेयर की डेफिनेशन है। उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या महत्व है? पहला तो है प्रारंभिक त्रुटियों को दूर करती है। ये तो शैक्षणिक स्तर में विकास करना, भविष्य के लिए तैयार करना, आत्मविश्वास में विकास करना, समस्या का स्वयं समाधान करने योग्य बनाना,
मानसिक, सामाजिक व भावात्मक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। देखो, बहुक्षेत्रीय शिक्षण क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ कि आजकल पता ही है कि टीचर की जॉब कब से नहीं आई है। तो क्या हो गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे इतने ज़्यादा हैं लेकिन टीचर कितने हैं, 1 2 मैक्स टू मैक्स मैं बोल रही हूँ 2 होंगे। तो अब ये बताओ कि वो गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी लेवल पे 1st to 5th होता है, 1st to 8th भी होता है ना, वहाँ पे तुम्हारे यहाँ केवल 1 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। तो क्या इतने सारे क्लास के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हो जाएगी क्या, नहीं हो पाएगी ना। कुछ बच्चे ऐसे खाली बैठे रहेंगे और तो उनका स्कूल जाने का फायदा ही क्या हुआ, उन्हें शिक्षा तो मिल ही नहीं रही है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए बहुक्षेत्रीय शिक्षण का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुक्षेत्रीय शिक्षण का कॉन्सेप्ट है क्या। आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, जिसमें से मुख्य समस्या है विद्यालय में छात्रों की बढ़ती संख्या व शिक्षक की कमी। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक की कक्षा चलती है, वहां शिक्षक केवल 2 या 3 होते हैं। तो सभी कक्षाओं का शिक्षण कार्य कैसे संभव हो। तो इसी समस्या का समाधान के लिए बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि क्या है, ये लिखा हुआ है। बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि में विधि से तात्पर्य ऐसी शिक्षण विधि से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षा के छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं, परिपक्वता, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि का ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। क्या करता है, शिक्षण कार्य करता है, जिससे सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त होती है, वह अनुशासन बना रहता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही टीचर होगा और उसमें और जो क्लास में 2 या 2 से अच्छी क्लास के बच्चे बैठे हो सकते हैं, और टीचर क्या करेगा, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान में रख के और उनकी परिपक्वता को ध्यान में रख के शिक्षण का कार्य करेगा। इससे क्या होता है कि टीचर का जो कार्यभार होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो वैसे तो 4 ही पूछी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी ज्यादा सी लिख दी है ताकि फ्लो चार्ट बन जाए एक प्यारा सा। पहली है साचार्य विधि, दूसरी है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है कि इसमें किसी एक समस्या लाइक एक विषय से रिलेटेड कोई एक तुम्हें समस्या तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसपे तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना होता है। और इसमें मतलब ग्रुपिंग भी कर दी जाती है बच्चों की क्लास में कि छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, उसके वो सब आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। दूसरी है गतिविधि विधि, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक कि ये बच्चे की रुचि पर आधारित होती है। इससे बच्चों को खुद से कार्य करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, अपना अधिगम खुद करते हैं। तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है रोल प्ले प्रविधि। इसमें क्या होता है, किसी कहानी का, किसी नाटक का रोल प्ले कराया जाता है। इसमें भाषा विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये। और हम हाव भाव सीखते हैं, व्यवहारों को सीखते हैं, नैतिकता को भी इसके थ्रू सीखते हैं। हमारा सामाजिक विकास भी काफी अच्छा होता है इस विधि के थ्रू। खेल प्रविधि, ये भी हम काफी पढ़ चुके हैं, इससे भी छोड़ देते हैं। फिर है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि में क्या होता है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो भी अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चों की विकासात्मक विकास करें, विकासात्मक प्रश्न हो, सृजनात्मक शक्ति का विकास करे, प्रश्न ना तो ज्यादा छोटे हो ना तो ज्यादा बड़े हो। तो इन सब चीजों को लिख देंगे। कहानी प्रविधि, मतलब कहानी प्रविधि क्या होती है, हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। भ्रमण प्रविधि, भ्रमण प्रविधि में क्या करते हैं कि हम एक कोई हिस्टोरिक एरिया में जाते हैं या किसी भी एरिया में जाते हैं जहाँ से हम बच्चों को घूम भी ले, मजे भी कर ले और वहां से उनको बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपढ़ लेखन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। श्यामपढ़ लेखन करते समय जो हम विषय वस्तु लिखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुडौल होनी चाहिए, व शुद्ध होनी चाहिए। व्यर्थ की बातों को हमें श्यामपढ़ पर नहीं लिखना चाहिए। लिखने की गति सामान्य होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने तो फटफट लिख दिया और इरेज कर दिया, बच्चे लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो गति कैसे रखूंगी, सामान्य रखनी है। और जब हम श्यामपढ़ पर लिख रहे होते हैं तो शिक्षक को जो अपना बायां पैर है वो बाहर निकाल के खड़ा होना चाहिए। पाठ के किसी भी अंश को समझाने के लिए अगर हमें कोई चित्र बनाना है
तो वो सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी में हमने उल्टा सीधा चित्र बना दिया, नहीं, हमें अच्छे से एक सुंदर आकर्षक चित्र बनाना चाहिए, सो दैट बच्ची भी उसके प्रति रुचि दिखाए ना थोड़ी बहुत। श्यामपट्ट की विभिन्न रंग की चौक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। श्यामपट्ट ब्लैक रंग का होता है तो हम चौक किस रंग की यूज करते हैं, व्हाइट रंग की यूज करते हैं। शिक्षक को 45 डिग्री का कोण बना के खड़ा होना चाहिए, और जब वो 45 डिग्री का कोण बना के खड़े होते हैं तो वो श्यामपट्ट में भी अच्छे से काम कर लेते हैं, और वो क्लास के ऊपर भी नजर रख पाते हैं। ये नहीं कि शिक्षक क्या है कि अपनी पीठ करके बच्चों की साइड में आराम से लिखा पड़ा है, बच्चे खूब मजे कर रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला है दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना, यंत्रों के सही प्रयोग का ज्ञान लेना चाहिए। पहले हमें मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए, मतलब कम पैसे खर्च करने चाहिए। शिक्षण को बहुत सावधानी के साथ पाठ की प्रभावशीलता को बनाए रखना चाहिए। देखकर सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग में छात्रों की रुचि बनी रहे, और प्रयोग को क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कहीं से भी कोई भी स्टेप उठा के लाए कर दिया, ऐसा नहीं। संप्रेषण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रुचि का अभाव। संप्रेषण क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, तो दोनों में से किसी भी एक लोग में रुचि का अभाव होगा तो संप्रेषण अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। संप्रेषण माध्यम का अभाव, मतलब संप्रेषण के लिए तुम्हें किसी न किसी माध्यम की तो नीड होती है। वो भाषा हो सकती है, संकेत हो सकते हैं। अगर वो माध्यम का ही अभाव हो जाए, जैसे कि एक बोल रहा है कन्नड़, एक बोल रहा है तमिल, एक बोल रहा है कन्नड़, एक बोल रहा है इंग्लिश, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, माध्यम ही नहीं है, तो वो हो गया। फिर है संप्रेषण सामग्री की कमी। जैसे कि हम क्या करते हैं, फोन से बात करते हैं तो नेटवर्क कम आएंगे, तो सामग्री में कमी आ गई ना, तो इस वजह से हमारी बातें भी रुक गई। हम भी कहते हैं अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बस यही कहते रह जाते हैं। फिर आते हैं वातावरणीय कारक, जैसे कि बहुत ज्यादा शोर होना और आंधी आना, तो बहुत ज्यादा आवाजें होंगी, तो ये सब वातावरणीय कारक हो गए। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है। कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इसमें एक एक कौशल का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षण एक एक कौशल से संबंधित 5 से 7 मिनट का शिक्षण कार्य करता है, किंतु सामान्य कक्षा में हमें केवल एक कौशल की नीड होगी, नहीं, हमें तो बहुत सारे कौशल की नीड होगी, ठीक है, तो बहुत सारे कौशल की नीड होगी। तो क्या होता है कि इन सभी कौशलों को जब हम आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं तो वो ही क्या कहलाता है, शिक्षक कौशलों का एकीकरण। तो विषय की आवश्यकता अनुसार बहुत से कौशलों का एक साथ प्रयोग करना ही शिक्षक कौशलों में एकीकरण कहलाता है। कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में व उसका शिक्षण करने में, अधिगम के संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, तथ्यों को बोधगम्य बनाने में। अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आदेशात्मक क्या होता है कि टीचर जो होता है वो बड़ी कठोरता के व्यवहार रखे बच्चों के संग और सीधे आदेश दे कि तुम्हें ये करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पे कैसा होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता, अभिव्यक्तियों और परिपक्वता को ध्यान में रखकर निर्देश देने वाला होना चाहिए, है ना। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय व उदाहरण दीजिए। देखो, स्थूल से सूक्ष्म को हम क्या कह सकते हैं, मुंह से अमूर्त की ओर। स्थूल का अर्थ क्या है, मूर्त चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म का अर्थ है अमूर्त चीजें, जिन्हें ना तो हम छू सकते हैं, ना इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो इस विधि में पहले हम स्थूल चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर जो हमारी सूक्ष्म चीजें होती है, मतलब कि जो अमूर्त चीजें होती है, उनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या होता है कि छोटे में हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, 2+3 कैसे सिखाते हैं। पहले हमने 2 बॉल बना दी, फिर 3 बॉल बना दी, फिर ऐसे वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 करना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके मानसिक विकास होता है, फिर वो हम बोलते 2+3, वो बोलते 5, मतलब
अपना तार्किक गणना करना शुरू कर देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मैंने केवल यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, केवल नाम लिख दिए हैं। पहला है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसी सामग्री जिनको केवल देखकर हम अपना अधिगम करते हैं, तो वो हो गई दृश्य सामग्री। जैसे कि हमारी किताब भी होती है, चार्ट भी होती है ना, मानचित्र हो गए, तो ये सब हमारी हो गई दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री, तो श्रव्य सामग्री वे सामग्री होती है जिनको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, है ना, जो सीडीज होती हैं वो हो गई, अगर वो केवल ऑडियो फॉर्म में है तो वो सब। और दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है कि ऐसी शिक्षण सामग्री जिनको हम देखकर व सुनकर दोनों तरीके से अधिगम करते हैं, वो दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, है ना, ये सब हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री। मोबाइल हो गया। और सबसे अच्छा जो भी मतलब टीचिंग मटेरियल है तो वो ये है, क्योंकि इसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो हमारा जो अधिगम भी होता है वो लंबे समय तक होता है। अब अगर हम ये भी देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है, तो शिक्षण की क्रिया को आसान बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए जिन हम सामग्री का यूज करते हैं, वो ही हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण कौशल वो आधार है जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी व आसान ढंग से पूर्ण करते हैं। शिक्षण के कौशल वैसे दो पूछिए, मैंने यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन कर दिए, नाम लिख दिए थोड़े बहुत यहाँ पे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप एक दो भूल भी जाए तो सारे में से कुछ तो याद ही रहेंगे, दो तो याद ही रहेंगे। छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने का कौशल, मतलब ये नहीं कि टीचर पढ़ाया, टीचर को ये भी होना चाहिए कि वो छात्रों की सहभागिता को प्राप्त करे। प्रस्तावना प्रश्न के कौशल, पुनरावृत्ति प्रश्न निर्माण के कौशल, शिक्षा सहायक सामग्री के प्रयोग का कौशल, प्रश्न पूछने व उत्तर देने का पाने का कौशल। आई होप अभी तक तो आप ये सारे कौशल अच्छे समझ सके होंगे और समझ गए होंगे कि इसे अगर हमें एक्सप्लेन करके इन पॉइंट्स को लिखना होगा तो हम कैसे लिख देंगे। फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रस्तावना कौशल में क्या हो गया कि हमें प्रस्तावना कौशल इस तरीके से आना चाहिए कि जो हम प्रश्न बनाए वो हमारे बच्चों की पूर्ण ज्ञान से रिलेटेड हो, और जो प्रकरण जो है वो भी छात्र खुद से निकाल के दे। पुनरावृत्ति प्रश्न कैसे होने चाहिए, जो हमने बच्चों को पढ़ाया है उनकी पुनरावृत्ति हमें करानी, ताकि जो बच्चों में भूलने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाए। शिक्षा सहायक सामग्री का हम खूब अच्छे से अच्छा उपयोग करें, कि कैसे हम चार्ट प्रयोग करें, किस तरीके से हम मानचित्र का प्रयोग करें, तो वो सब। हमें छात्रों की सहभागिता चाहिए। व्याख्या कौशल तो भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि हमें जब बच्चों को थोड़े समय में बहुत अधिक ज्ञान देना होता है और तो हम व्याख्या कौशल का प्रयोग करते हैं, या किसी चीज का हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना होता है तो हम व्याख्या कौशल का यूज करते हैं। हमें बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, और प्रश्न ही नहीं पूछने कि टीचर ने प्रश्न पूछे, बच्चे आंसर ही दे रहे हैं, टीचर खुद ही अपने आप आंसर दे पड़ा है, तो आंसर भी किससे निकलवाने हैं, बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो प्रशिक्षण का अर्थ स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी शिक्षा या कौशल प्रदान करने से है जिससे वह विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो स्पष्टीकरण क्या है, एक प्रकार का वर्णन ही है जिसके द्वारा छात्र व शिक्षक अपने विचारों का वर्णन करते हैं। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को इस प्रकार से स्पष्ट करना है कि छात्र उसे आसानी से ग्रहण कर ले, चाहे वो इससे पहले उसके बारे में जानते हो या फिर ना जानते हो। नेक्स्ट है आगमन विधि। ये विधि जो होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। लाइक पहले क्या होता है कि बच्चा स्वयं क्रिया करके अधिगम करता है, फिर उस क्रिया के आधार पर क्या होता है कि नियम को बनाता है। इस विधि का उपयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा निरीक्षण विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि की सहायता से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है। आई होप आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और ये काफी आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और इसको पढ़ लेने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए हैं। बस एक बार जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसको देख लीजिएगा,
उसके अलावा इसमें सब मैंने इन्वॉल्व कर दिया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। बाय, हैव अ नाइस डे।